नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कैल्सीटोनिन, पैराथॉर्मोन, विटामिन D3 एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। इनको हम एक साथ ही कर लेते हैं। सबसे पहले कैल्सीटोनिन, इसका तुम्हें बेसिक आइडिया कि थायराइड ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करती है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को लो करता है, थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल्स इसको रिलीज करते हैं। सो कैल्सीटोनिन इज अ हार्मोन secreted by the parafollicular cells of the thyroid gland that helps lower the blood calcium levels. It opposes the action of parathyroid hormone. क्यों? क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है बट कैल्सीटोनिन डिक्रीज करता है। अब ये कैसे, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को कैल्सीटोनिन कैसे डिक्रीज करेगा, तुम खुद सोचो। पहले तो ये क्या कर सकता है, ब्लड में जितना कैल्शियम है उसकी डिपोजिशन करा दे बोन पे, तो ऐसे कम हो गए। या ये करेगा कैल्शियम की एक्सक्रीशन करा देगा, रीनल एक्सक्रीशन करा देगा। ठीक है, यहाँ क्या करेगा, बोन को कहेगा कि तुमने रिजॉर्प्शन नहीं करनी कैल्शियम की, कि बोन को झड़ने नहीं देगा। अगर बोन झड़ेगी नहीं, कैल्शियम ब्लड में रिलीज ही नहीं होगा। तो दो काम तो इसने बोन के साथ किए कि बोन को कहा कि तुम डिपॉजिट कर लो सारा कैल्शियम, बोन को कहा कि तुम रिजॉर्प्शन मत करना, एंड तीसरे से क्या किया, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो कैल्सीटोनिन होता है वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन दोनों के लेवल्स को ब्लड के अंदर डिक्रीज करता है, बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। पैराथायराइड हार्मोन जब हम पढ़ेंगे तो वो उल्टा करता है, वो कैल्शियम को जो इंक्रीज करता है एंड फॉस्फेट को डिक्रीज करता है, बट कैल्सीटोनिन इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मेडिकल यूजेस क्या है, कब हम चाहते हैं कि ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम कम रहे बट बोन लेवल ऑफ कैल्शियम ज़्यादा रहे, जब ऑलरेडी पर्सन को ओस्टियोपोरोसिस है, ओस्टियोमलेशिया, पैजेट्स डिसीज है, या हाइपर कैल्सीमिया, ऑलरेडी हाइपर कैल्सीमिया, हम चाहेंगे कि ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम हो, या बोन पेन हो रही है, मेटास्टेटिक कैंसर, तब हम बोन को झड़ने देंगे? नो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो बस यही, इसने या तो बोन पे वर्क किया या किडनी पे वर्क किया। सो कैल्सीटोनिन रिलीज्ड फ्रॉम द थायराइड पैराफोलिकुलर सेल्स बाइंड्स टू द कैल्सीटोनिन रिसेप्टर्स, जो कहाँ पर थे, एक ओस्टियोक्लास्ट पे मतलब बोन पे, दूसरे किडनीज पे। तो बोन पे इसने वही किया, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी निबेट कर दी, बोन को झड़ने नहीं दिया, एंड कैल्शियम अपटेक बाय द बोन के ऊपर कैल्शियम की डेपोजिशन को इंक्रीज कर दिया। तो ब्लड कैल्शियम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एंड बोन कैल्शियम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किडनीज में इसने क्या किया, कैल्शियम की एक्सक्रीशन करवानी स्टार्ट कर दी इन द यूरिन, ब्लड कैल्शियम डिक्रीज हो गया, एंड फॉस्फेट की भी एक्सक्रीशन करवाई, तो ब्लड फॉस्फेट लेवल्स भी डिक्रीज हो गए। ओवरऑल इफेक्ट, ब्लड कैल्शियम लेवल्स एंड ब्लड फॉस्फेट लेवल डिक्रीजेस, सपोर्ट्स बोन मिनरलाइजेशन। तो कब हम देंगे कैल्सीटोनिन, वही अभी हमने ऊपर पीछे पढ़े ना, सारे मेडिकल यूजेस सेम है। ऑस्टियोपोरोसिस, पैजेट्स डिसीज, हाइपरकैल्सीमिया, बोन पेन ड्यू टू मेटास्टेटिक बोन डिसीज। बट व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी टू द कैल्सीटोनिन और सैल्मन प्रोटीन। वाई, बिकॉज टू टाइप्स की कैल्सीटोनिन होती है, क्या ह्यूमन कैल्सीटोनिन एंड एक जो सैल्मन फिश होती है ना, उससे डिराइव्ड हुआ कैल्सीटोनिन। तो अगर किसी को इस प्रोटीन से जो सैल्मन से डिराइव किया, अगर इससे हाइपर सेंसिटिविटी है तो हम नहीं देंगे। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी नहीं देंगे, क्योंकि तब तो ब्लड कैल्शियम लेवल्स ज़्यादा होने चाहिए ना। सीवियर किडनी इंपेयरमेंट है, फिर भी नहीं देंगे। प्रेपरेशंस वही दो, ह्यूमन कैल्सीटोनिन एक होता है, एक कैल्सीटोनिन सैल्मन होता है। तो ये उनके डोज है, अगर ये देना है तो कितना डोज है, अगर ये देना है तो कितना डोज है। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर हम पर्सन को बहुत कैल्सीटोनिन दे रहे हैं, तो फ्लशिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स, नोजिया, वॉमिटिंग, जहाँ पर इंजेक्शन लगा रहे हैं वहाँ पर पेन, नेजल इरिटेशन, राइनाइटिस एंड ऑल। अब हम नेक्स्ट करते हैं पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन इज अ हार्मोन secreted by the parathyroid gland that is primarily responsible for regulating the calcium and phosphate balance in the body. Its main function is to increase the blood calcium level when they fall below normal. बस पैराथॉर्मोन पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, इसका भी यही मेन फंक्शन है कि कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करना, बट फॉस्फेट लेवल्स को ये डिक्रीज करता है। देर इज अ रिमाइंडर फॉर यू कि दे आर सेक्रेटेड बाय, जैसे वो पैराफोलिकुलर सेल्स सेक्रेट करते थे कैल्सीटोनिन, ये चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। वो सिर्फ बोन एंड किडनीज पे वर्क करता था, बट पैराथॉर्मोन बोन, किडनीज एंड इंटेस्टाइन, तीन चीज़ों पे वर्क करता है। एंड इसके इफेक्ट मैंने पहले बताया था, वो दोनों चीज़ों को ब्लड में डिक्रीज करता था, बट ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, बट ब्लड फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे रेगुलेशन होती है, कि पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके रिलीज को रेगुलेट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज ब्लड कैल्शियम लेवल्स। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल्स कम होंगे तो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होगा, ज़्यादा सिक्रीट होगा। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल कम होंगे तो अगर ज़्यादा होंगे तो इसकी जो रिलीज है पैराथायराइड हार्मोन की वो कम हो जाएगी। एक तो ये रेगुलेटिंग फैक्टर हुआ क्या, ब्लड कैल्शियम लेवल्स। दूसरा क्या, ब्लड फॉस्फेट लेवल्स। फॉस्फेट उल्टा काम करता है, अगर फॉस्फेट के लेवल्स ज़्यादा हुए तो पैराथायराइड हार्मोन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो फॉस्फेट होता है जो वो फ्री कैल्शियम को लोअर करता है, इसलिए अगर पैराथायराइड ग्लैंड को पता चल गया कि फॉस्फेट के लेवल्स ज़्यादा हुए पड़े हैं बॉडी में, तो ये तो फ्री कैल्शियम लेवल्स को कम कर देगा, तो फिर पैराथायराइड हार्मोन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि वो कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज कर सके। फिर है विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी। ये अपोज करती है कि मैं हूँ, विटामिन डी है तो कैल्शियम की भी ज़रूरत नहीं है। इट इनहिबिट्स द पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन थ्रू नेगेटिव फीडबैक। मैग्नीशियम का सुनना इसका थोड़ा अजीब है, अगर मैग्नीशियम लेवल्स कम है तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, अगर मैग्नीशियम लेवल्स ज़्यादा ही कम है तो पैराथायराइड हार्मोन भी सिक्रीट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स जो पैराथायराइड ग्लैंड पे होते हैं, वो सेंस करते हैं कि ब्लड में कितना कैल्शियम है। वही जैसे जो फर्स्ट वाला किया, एक्चुअली ये सेम है, बट एक कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर एक न्यू थिंग है।
on parathyroid gland detects the calcium changes and regulates the parathyroid hormone release. Last is stress and catecholamines. जब ये इंक्रीज होंगे स्ट्रेस एंड कैटेकोलामीन्स जब ब्लड में होगा एंड स्ट्रेस होगा पर्सन को, देन पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी. तो कौन कौन से फैक्टर पड़े? पहला तो ब्लड कैल्शियम लेवल, दूसरा ब्लड फॉस्फेट लेवल, फिर विटामिन डी, फिर मैग्नीशियम एंड फिर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, लास्ट में स्ट्रेस एंड कैटेकोलामीन्स. इफेक्ट क्या होगा जब पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज हो गया? तो बोन में ये क्या करेगा? बोन पे जाके ये ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी स्टिमुलेट करेगा, बोन झड़नी स्टार्ट हो जाएगी, कैल्शियम आ जाएगा ब्लड पे. किडनीज में ये क्या करेगा? कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा. तो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो गया वापस ब्लड में, तो ब्लड कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज. बट ब्लड फॉस्फेट लेवल्स को ये डिक्रीज ही रखेगा, फॉस्फेट को ये एक्सक्रीट आउट ही करवाएगा. इंटेस्टाइन में ये कहेगा इंटेस्टाइन को कि तुम अच्छे से कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब करो, तो डाइटरी कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों. ओक्यूलर लेंस में ये बस यही दो मेन थे, यही हमने पढ़े ना, बोन किडनीज एंड इंटेस्टाइन पे वर्क करता है. ये एक्स्ट्रा अगर तुमने याद करना है तो जो ओक्यूलर लेंस होती है, ज़्यादा ही वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर कैल्सिफिकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है. ब्रेस्ट एंड लैक्टेशन में पैराथायरॉइड हार्मोन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड्स दे मेंटेन द मैटरनल कैल्शियम सप्लाई फॉर मिल्क. तो दीज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स. अदरवाइज बोन किडनी एंड इंटेस्टाइन वर्क मतलब उसको पढ़ लेना. अब कैल्सीटोनिन में हमने दो प्रेपरेशंस पढ़ी थी, सैल्मोन कैल्सीटोनिन एंड ह्यूमन कैल्सीटोनिन. इसमें डिफरेंट प्रेपरेशंस है, टेरिपैराटाइड, अबैलोपैराटाइड एंड रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉइड हार्मोन. टेरिपैराटाइड, अबैलोपैराटाइड एंड रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉइड हार्मोन. ये क्या करते हैं? यही इनकी इंडिकेशन अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन या हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है, ये इनके कितने कितने डोज देने ये लिखे हुए हैं, 20, 80 माइक्रोग्राम्स, 50 to 100 माइक्रोग्राम्स. फिर है विटामिन D3. तो विटामिन D3 क्या है? एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है दैट इज इसेंशियल फॉर द कैल्शियम एंड फॉस्फेट होम्योस्टेसिस. ये कहाँ से? दो सोर्सेज होते हैं, एक तो स्किन से, वो हम पढ़ेंगे स्किन से कैसे विटामिन D3 हमें मिलता है. दूसरा अगर हम डाइटरी विटामिन D3 ले रहे हैं तो वो सोर्स है. अब देखो स्किन से कैसे मिलता है. अब हमारी ये स्किन, ध्यान से सुनना इसको, इट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड. देखो स्किन है, स्किन के नीचे हमारे पास ये फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल पड़ी होती है. कौन सी फॉर्म है? 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये पड़ी हुई है. जब इस पे आके सनलाइट लगती है, जब सनलाइट 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आकर लगती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉलीकैल्सीफेरोल में, दैट इज विटामिन D3. विटामिन D3 में कन्वर्ट हो गया. ये एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन की, विटामिन D3 कॉलीकैल्सीफेरोल. अब एक तो ये चीज़ होगी, यहाँ तक समझ आ गया. यहाँ पर्सन ने क्या किया? खुद से ही विटामिन D3 ले लिया बाहर से, डाइटरी सोर्सेज. अब ये जो विटामिन D3 है जो सन से मिला एंड ये जो हमने डाइट से लिया है, ये दोनों ही लिवर के पास जाएंगे. लिवर इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा दैट इज नॉन एज 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3. विटामिन D3 को 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में कन्वर्ट कर दिया. अभी भी ये एक्टिव फॉर्म नहीं है, अभी ये किडनीज के पास जाएगी, किडनी इसको फर्दर 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में कन्वर्ट कर देगा. अब क्या होगा? इट मेंटेन्स द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी. तो लास्ट रिजल्ट जो हमें चाहिए वो क्या है? 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3. समझ आ गया स्किन से कैसे मिला और डाइट से कैसे मिला. अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशंस पढ़ते हैं विटामिन D3 की. कैल्सीफेडायोल, कैल्सीफेरोल होता है, कॉलीकैल्सीफेरोल, कैल्सीट्रायोल. एटलीस्ट 2 याद रख लो, एक कैल्सीडायोल, कैल्सीफिडायोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीट्रायोल, कॉलीकैल्सीफेरोल. ये 4 याद रखने ईजी है देन दोस्त. ठीक है, कैल्सीट्रायोल, कॉलीकैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल एंड लास्ट कैल्सीफिडायोल. अब इंडिकेशंस क्या, हम विटामिन D3 कब देंगे? अगर किसी को रिकेट, कोई भी बोनी डिसीज़ है, बोन वीकनेस है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, पैजेट्स डिसीज़ है, रिकेट्स है या हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है, तो फिर हम देंगे. क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में या विटामिन D की डेफिशिएंसी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑलरेडी किसी को हाइपरकैल्सीमिया है, क्योंकि तुम्हें पता है विटामिन D कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कैल्शियम, अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया है तो विटामिन D3 दे दो, हाइपरकैल्सीमिया तो मत दो. हाइपर विटामिनोसिस D है फिर नहीं देंगे. हाइपर विटामिनोसिस, आई होप इट इज़ क्लियर विद द नेम कि ज़्यादा ही विटामिन D बॉडी में हुआ पड़ा है. सीवियर रीनल फेलियर विद हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू विटामिन D प्रेपरेशन फिर नहीं देंगे. एंड एक वन मोर थिंग, विटामिन D3 जो हम पर्सन को कहते हैं कि तुम सप्लीमेंट्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना इफ़ यू आर हैविंग ट्यूबरकुलोसिस और एनी अदर डिसीज़ लाइक सार्कोइडोसिस, क्योंकि उनके केसेस में जैसे TB में ऑलरेडी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हुआ पड़ा है, क्योंकि उसने जो वहाँ पर फोकाई वगैरह बन रहा है हमारे लंग्स पे, उसको वहीं बैठाए रखना है कि वो आगे स्प्रेड ना हो. तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत ओवर एक्टिव है. उनके विटामिन D3 तुम्हें पता है ये भी एक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसलिए हम नहीं देते. साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपरकैल्सीमिया, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वीकनेस, फटीग्स, ये सब कुछ हो सकता है. लास्ट टॉपिक है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. सबसे पहले कैल्शियम हमारी बॉडी में टोटल कितना होता है? 1000 ग्राम. 99% बोन्स एंड टीथ में होता है, सिर्फ 1% ही सॉफ्ट टिश्यू एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फूड में होता है. नॉर्मल कैल्शियम लेवल्स कितने होने चाहिए? 8.5 to 10.5 mg per dl. मोस्ट एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की स्मॉल इंटेस्टाइन में, डूडनम एंड जेजुनम में ही होती है. 2 वेज से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है.
है, हम मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो इसमें हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सब कुछ देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है जो विटामिन डी जिसके लिए चाहिए होता है, अकर्स मेनली इन द डूनम, इंपॉर्टेंट व्हेन इनटेक इज लो। एक्टिव एब्जॉर्प्शन तब इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्टिव में क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, ठीक है, तो तब हमें विटामिन डी चाहिए ही है अगर हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन ये तो विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खुद ही डिफ्यूजन के साथ जो कैल्शियम है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये तो नॉर्मली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, तो यहाँ पर विटामिन डी की ज़रूरत नहीं है। बट एक्टिव एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी की जरूरत है। एंड फैक्टर्स इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन, अगर कैल्शियम कब एब्जॉर्ब होगा, हमें पीछे पड़ा विटामिन डी अगर अच्छा है बॉडी में, एंड कैल्शियम, तो कैल्शियम अगर एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे इंटेस्टाइन में लैक्टोज के साथ ले रहे हैं तो इट वुड बी बेटर, या ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी, ये भी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है ताकि हमारी बॉडी को, क्योंकि पता ही है कि ग्रोथ हो रही है या पर्सन प्रेगनेंट है तो तब कैल्शियम चाहिए, तो दीज आर द फैक्टर्स दैट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। नाउ फैक्टर्स दैट विल डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर पर्सन अपनी डाइट में फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स या फाइबर ले रहा है, एजिंग हो रही है या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन देख लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक आफ्टर एब्जॉर्प्शन अब डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, तो ये कहाँ पर जाएगा मेजरली, तो ये बोन के पास जाएगा, थोड़ा अमाउंट ब्लड एंड सॉफ्ट टिश्यूज के पास जाएगा। फिर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसे होनी है, थ्रू किडनीज, मेन रूट, मोस्ट फिल्टर्ड कैल्शियम इज रीअब्सॉर्ब्ड, स्मॉल अमाउंट लॉस्ट इन यूरिन। इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन इंटेस्टाइन के थ्रू फीसिस से बाहर चले जाएगा, एंड स्मॉल अमाउंट कैल्शियम का स्वेट से भी जाएगा। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है कैल्शियम का, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हें पता है कैल्शियम चाहिए होती है, नर्व ट्रांसमिशन में कैल्शियम चाहिए होती है, फिर ब्लड क्लॉटिंग में चाहिए होती है, हार्ट फंक्शंस में, हार्मोन एंड एंजाइम एक्शन में, सेलुलर फंक्शंस में, ये सारी कैल्शियम की प्रेपरेशंस है। कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, ये सारे दीज आर द प्रेपरेशंस ऑफ कैल्शियम, ये उनके डोसेस है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर एंडोक्राइन डिसऑर्डर यूनिट।